ऑब्जर्वेशन स्क्रीन पर येन वूशिया के माथे से निकलते दर्द ने उसे दर्द से चीखने पर मजबूर कर दिया। उसकी दहाड़ें रूह में गूंज रही थीं, जिससे पूरा जंग का मैदान हिल रहा था। 3 माउंटेन्स आर्मी जमी हुई थी, फिर डर के मारे पागलों की तरह चीखने लगी। हमारा टैलेंट, क्या वो मर गया? लाइव स्ट्रीम पर दिख रही तस्वीर ने इस हादसे को और भी गहरा बना दिया। येन जुन का मुरझाया हुआ शरीर एक सड़ी हुई कठपुतली की तरह घसीटा जा रहा था, बेजान और बेचारा। नीचे खड़े सैनिक अफरा तफरी में डूब गए। उनकी चीखें ऐसे गूंज रही थी जैसे जानवरों का झुंड। उनका विश्वास चकनाचूर हो रहा हो। भगवान येन जुन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा भगवान भी गिर गया है। सालों की इज्जत एक पल में गायब हो गई, जिससे हर कोई लोगों के समुद्र में गिर पड़ा। अपना चेहरा पकड़कर तब तक रोता रहा जब तक उनके आंसू सूख नहीं गए। उनकी खोखली आंखें ठंडी चमकदार स्क्रीन को घूर रही थीं। उनकी रूह राख में समा गई थी। उनकी आखिरी उम्मीद टूट गई थी। 3 पहाड़, अब से हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? जीने के लिए क्या है? फिर भी इससे पहले कि दुख कम हो पाता, आसमान अचानक अंधेरा हो गया। काली धुंध की मोटी परतें नीचे की ओर फैल गईं, जैसे पूरी दुनिया को निगलने वाली हों। एक कांपता हुआ इंसान ऊपर की ओर इशारा कर रहा था। एक कर्कश चीख हवा को चीर रही थी। देखो, आसमान में वो काला खालीपन क्या है जो एक गहरी खाई जैसा है। सबने तुरंत ऊपर देखा। उनकी निगाहें घने काले बादलों पर टिक गईं, जहां धीरे धीरे परछाई आकृतियां उभर रही थीं। और फिर जैसे ही वो चेहरा साफ दिखाई दिया, हजारों गले से डर की चीख गूंजी। 9 रुकावटें? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। ऊपर जियांगशिन चुपचाप खड़ा था। उसकी नजरें बेपरवाह थीं। उसका चेहरा ठंडा और अडिग था। उसका हर शब्द गहरी निराशा को काटने वाले ब्लेड की तरह था। आसमानी घमंड खत्म हो गया है। उम्मीद धुंधली हो गई है। यहाँ तक कि देवता भी मारे गए हैं। ओवरचर अब पूरा हो गया है। जियांगशिन की नज़र सीधे दूर तक गई। उसने उस बड़ी जगह को घेर लिया। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया। एक ख्याल तुरंत पैदा हुआ। आसमान के बीच शून्य से एक धधकता हुआ लाल माणिक्य जमा हुआ। फिर भी उसका लाल रंग एक गहरे रंग की आभा में डूबा हुआ था, जैसे खून की आग परछाइयों के साथ मिल गई हो। रत्न की सतह पर पुराने पैटर्न हल्के से दिखाई दे रहे थे, जो जिंदा नसों की तरह मुड़ रहे थे, सांस ले रहे थे। जियांगशिन ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, फसल का समय आ गया है। बोंगलाई, फोंगचुआंग, डोंगचाओ। उसकी आंखों में लाल रंग की एक चमक चमकी। फिर जैसे रत्न ने जवाब दिया हो, उससे एक गहरा लाल रंग का चमक और गहरा होता गया। चारों दिशाओं से धूल के कण इकट्ठा हो गए। कीमती गोले के चारों ओर एक राक्षसी डांस की तरह घूमने लगे। जियांगशिन ने अपनी आवाज ऊंची की। आवाज गरजने जैसी थी और साथ ही एक फुसफुसाते हुए मंत्र की तरह थी। उस घुटने की बात मत करो। उस पल रूबी सीधे आसमान में उड़ गई, गहरे लाल रोशनी की अनगिनत धाराओं में फूट पड़ी, जो हर कोने में फैल गई। 3 द्वीपों के बाहरी समुद्र से 5 अरब प्राणी मेरे पैरों में झुक गए। वो लाल चमक खाली जगह से नीचे उतरी, जिसने तामदाव सैनिकों के सिरों को ढक लिया। वे डर के मारे ऊपर देखने लगे। रोशनी इतनी चमकदार थी कि सबने अपनी आंखें बंद कर लीं, बस कांपते हुए और चिल्लाते हुए। ये कैसी रोशनी है? ये इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? लेकिन फिर रूबी पर बने 4 पुराने अक्षर घूम गए, उनके दिमाग को अपनी ओर खींचते हुए, और उनकी आत्माओं को कसकर बांध लिया ताकि कोई भी नजरें ना हटा सके। उस चमक में एक ऐसा जादू भी था जो दिलों को बेकाबू इच्छा से कांपने पर मजबूर कर देता था। उस पल अचानक रोशनी एक बार फिर फूट पड़ी, जिससे सभी तामदाव सैनिक घबरा गए और अपनी आंखें ढक लीं। लेकिन जब रोशनी कम हुई और उनकी नज़र वापस आई, तो ऐसा लगा जैसे वे सब साफ हो गए हों। उनकी आत्माएं अपनी जगह पर वापस आ गईं। अब उनमें विरोध करने की कोई इच्छा नहीं बची थी। उनकी आंखें चमक को पीछा कर रही थीं, पुतलियां आंसुओं से भरी हुई थीं, और हिप्नोटाइज्ड लोगों जैसी घुटी हुई आवाजें निकल रही थीं। आह! जियांगशिन ने धीरे से रूबी निकाली और खुद से बुदबुदाया, तो सब खत्म हो गया। मुझे कोई अजीब बदलाव क्यों नहीं महसूस हो रहा? लेकिन उसी पल जमीन के नीचे पूरी तामदाव सेना एक साथ घुटनों के बल बैठ गई, जैसे हवा से झुके हुए चावल के डंठल। हाथ अपनी छाती पर कसकर पकड़े हुए, चेहरों पर आंसुओं की धाराएं बह रही थीं, फिर भी वे चमकदार मुस्कान में बदल रहे थे। उनकी आवाजें लहरों की तरह गूंज रही थीं। हमारे दिल रोशनी से भर गए हैं। हमने कौन से बुरे दिन देखे हैं? भगवान अमर रहें। आर्मी लॉर्ड का स्वागत है। जियांगशिन हैरान होकर नीचे देखने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे और वो हकला रहा था। ये यकीन नहीं होता। एक इशारे ने पूरी सेना को मुझे एक संत जैसा बना दिया है। ये स्थिति उम्मीद से कहीं ज्यादा है।
यहाँ तक कि मुझे भी हैरान कर रही है। लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पूरी दुनिया में फैल गईं। हर जगह बुजुर्गों ने तामदाओ सेना को घुटनों के बल झुकते हुए देखा, पूरी तरह से झुकते हुए। बिना खून खराबे के, बिना लड़ाई के गु केथियन गर्व से हंसा, हा 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 हा, आखिरकार मेरे दल से खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है। ये सब सी किंग की वजह से है। मुझे लगा था कि उन्हें हराने के लिए खूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन किसने उम्मीद की होगी ऐसी चीज जिसकी कल्पना सैकड़ों सालों से किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। मेरे शिष्य ने एक पल में घुटनों के बल झुककर उसे देखा। मुझे बताओ, क्या ये मजेदार नहीं है? उस सीन पर जियांगशिन के होंठ थोड़े मुड़े, उसकी आंखों में गर्व की चमक आ गई। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसकी चीख रसातल से किसी भगवान के हुक्म की तरह गूंजी। अब से हमेशा के लिए तुम सब ग्रेट जिया की प्रजा हो। हर काम और सोच में ग्रेट जिया के फायदे सबसे पहले होने चाहिए। सैनिक एक साथ खुशी से चिल्लाने लगे। पूरे देश में गरज के साथ गूंज उठी। हम हमेशा हमेशा के लिए ग्रेट जिया की प्रजा है। हर काम ग्रेट जिया के फायदे से चलता है। जियांग जुआनजी और जी लिंग कियाओ एक साथ हंसे। सी किंग ग्रेट जिया की किस्मत है। वो ग्रेट जिया की सबसे बड़ी दौलत है। ये सुनकर जियांगशिन अजीब तरह से हंसा और अपना सिर खुजलाया। अंकल जियांग, अंकल जी, प्लीज इतने फॉर्मल मत बनो, बस मुझे जियाओ शिन कहो। दूर से गु केटियन ने अपनी बाहें क्रॉस की और देखा। उसके होंठों पर एक मजाकिया मुस्कान थी। यो, आखिरकार वापस आ ही रहे हो, हाँ? जियांगशिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर मैं वापस नहीं आया होता तो मास्टर शायद बाद में मुझे डांट कर मार डालते। जैसे ही बात खत्म हुई, गु केटियन आगे बढ़ा। सीधे उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए उसकी भौहें उठी और वो जोर से चिल्लाया, तुम कमीने बदमाश, तुम थोड़ी तमीज दिखा सकते हो, लेकिन ये कुछ खास नहीं है। यहाँ नीचे आओ और साफ साफ बताओ, मैंने तुम्हें कब डांटा? जियांगशिन ने मुंह बनाने का नाटक किया। 3 बार जीभ चटकाई, मजाक करते हुए कहा, अरे क्या तुम अभी मुझे डांट नहीं रहे हो? गु केटियन एक पल के लिए रुका, फिर जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, तुम कमीने बच्चे, तुमने मुझे फिर से नाक से खींच लिया। इस समय जियांग जुआनजी आगे बढ़े। उनकी नजरें नर्म थीं, लेकिन उनमें गहरा गर्व छिपा था। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। जियाओशिन, इस बार तुमने बहुत दुख झेला है। अब से विदेश के 3 द्वीपों के मामले मुझ पर छोड़ दो, और जिस टाइम शार्ड की तुम्हें बहुत समय से जरूरत थी, मैं उसे लाने के लिए तुरंत किसी को भेज दूंगा। ये सुनकर जियांगशिन को अचानक याद आया और उसने जल्दी से कहा, आह, मैं तो लगभग भूल ही गया था। फिर मैं अंकल चौंग को परेशान करूंगा। सब कुछ निपटाने के बाद मिस्टर फैंग उन्हें जल्दी से ढूंढने आए। उनकी आवाज दबाव वाली थी। छोटा चौंग जल्दी से धरती की जेल लौट गया। कोई भी देरी मुसीबत खड़ी कर सकती थी। जियांग जुआनजी ने बार बार सिर हिलाया और गंभीरता से जवाब दिया, समझ गया एल्डर फैंग, जल्दी से ट्रांसमिशन चालू करो और ट्रायल डिवाइन लॉर्ड को तुरंत कुनलुन वापस भेजो। सीन धरती की जेल में बदला। अस्त व्यस्त स्पेस टाइम में अचानक एक भारी, गुस्से से भरी आवाज गूंजी। पूरे खालीपन में क्या टॉप 50 लिस्ट में शामिल सभी जातियों के रिप्रेजेंटेटिव इस बार इकट्ठा हुए हैं? महीनों पहले मैंने साफ कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो, अनगिनत जातियों को फाकुआन किले पर हमला करने के लिए एक होना ही होगा। तो तुम सबका क्या? चालिंगमा कुआन ने इधर उधर देखा। उसकी नजर आग की तरह जल रही थी। उसकी आवाज नफरत से भरी थी। तुम सब सिर और गर्दन सिकोड़कर, मरने से डरते हुए, कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा। युनचियो तियान ओंग ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और थोड़ा सिर हिलाया। आह, ये सिर्फ इंसानी दिलों की गलती हो सकती है। जब एक महान युग की शुरुआत होने वाली हो तो कौन सूरज उगने से ठीक पहले मौत का जोखिम उठाएगा? बूढ़े आदमी की बातें सुनकर चालिंगमा कुआन का चेहरा लाल हो गया। खून का इरादा तेज हो गया। उसके सिर में खून दौड़ गया। उसने अपना हाथ सीधा ऊपर उठाया। युनचियो तियान ओंग के चेहरे की ओर इशारा करते हुए दहाड़ा, ये तुम्हारा मुंह दाई हा के साथ दोस्ती का प्रचार कर रहा है, जबकि चुपके से येनजुन का साथ दे रहा है। उम्मीद है कि उससे कुछ नाम और फायदा मिलेगा। तो अब क्या? येनजुन की दुखद मौत हो गई है। सब कुछ धुएं और धूल में बदल गया है। क्या ये पानी निकालने के लिए बांस की टोकरी इस्तेमाल करने जैसा है? युनचियो तियानोंग को गुस्सा नहीं आया। वो धीरे धीरे अपनी सफेद दाढ़ी सहलाता रहा और भारी आवाज में हंसा। हे माँ कुआन, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि बैठकर अपने अगले कदम की प्लानिंग करें। बहस करने से अनगिनत कबीले और भी बिखर जाएंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने एक स्ट्रैटेजी बताई। उसका लहजा नर्म था, लेकिन उसमें कोई शक नहीं था। 3 महीने में स्वर्ग की दाऊ सील 10 बदलाव खोल देगी। मेरा मतलब है, यहाँ मौजूद हर कबीले को 10वीं रैंक के 10 मजबूत योद्धाओं को एक साथ भेजकर 3 बड़े शहरों फाकवान, तैमलैंग पर हमला करके कुचल दे और बस। ये सुनकर दैत्य योद्धा चालिंग ने धीरे धीरे अपना गुस्सा शांत किया और दांत पीसे।
यही सही तरीका है। उसने अपने हाथ मोड़ लिए, उसकी नज़र इकट्ठा हुए हीरों पर घूम रही थी। उसका लहजा तीखा और ठंडा था। हमारे पुराने दैत्य कबीले को कोई ऐतराज नहीं है। कबीले ने बारी बारी से बात की, जैसे युद्ध के नगाड़ों की गूंज हो। दैत्य कबीला मान गया। ड्रैगन कबीले को कोई ऐतराज नहीं है। पंच तत्वों वाले कबीले को कोई ऐतराज नहीं है। घनी जगह में अचानक दो लोग एक साथ आगे बढ़े। उनकी आवाजें भारी और तीखी थीं। हमारा ब्राइट कबीला 20-10वीं रैंक के योद्धाओं को भेजता है। डीप एबिस कबीला भी 20-10वीं रैंक के योद्धाओं को भेजता है। चार्लिंग मा कुआन ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी चाकू जैसी तेज आंखें उन्हें घूर रही थीं। हम इसे अभी के लिए ठीक मान लेंगे, लेकिन ये साफ साफ याद रखना, जब 9 डार्कनेस दिखाई देगा, मैं इसके नियमों से बंधा रहूंगा। या तो सिर झुकाओ या तबाही का सामना करो। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। ग्रेटर जिया की अंडरग्राउंड कब्रों में 510वें रैंक के योद्धाओं के साथ 3 बड़े शहरों को तबाह करना, ये एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। माहौल अचानक भारी हो गया। रहस्यमयी एज़्योर ड्रैगन गॉड को कुछ याद आया और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन जब हम ग्रेटर जिया में घुसेंगे तो लीड कौन करेगा? ये मत भूलो कि ग्रेट ड्रीमर ग्रेटर जिया से अरबों जीवों की ताकत ले सकता है, जिसका विरोध करना सबसे मुश्किल ताकत है। युन को अमर बुजुर्ग ने अपनी छोटी मुट्ठी उठाई। उसका दयालु चेहरा बसंत जैसी मुस्कान से चमक रहा था। हमारे पुराने अमर कबीले को ये मिशन करने दो। फिर न केवल 10वें रैंक की एलीट लड़ाई में जाएंगे, बल्कि इंपीरियल आर्मी भी उतरेगी। ग्रेट ड्रीमर को हराना बस हमारी मुट्ठी में रहने वाली बात होगी। सीन बदल जाता है, जहां समय का अस्त-व्यस्त बहाव पैरेलल दुनिया को तोड़ देता है। लैम्पटेन 10 साल बाद एक बार फिर 100 गुना फैल रहा है। लगातार खालीपन में और गहरा होता जा रहा है। उजाड़ बंजर जमीन कभी खत्म न होने वाली है। मरे हुए शहर सिर्फ कंकाल बनकर रह गए हैं। इंसानी परछाइयां गायब हो गईं। दाई हॉयलोंग तब तक जा चुका था। अनगिनत कबीलों के पंजों में टूट गया। खुशी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया और उसे ताकतवर गुटों के विवादित इलाकों में बदल दिया गया। इस तबाही के बाद तियानफांग शहर में जियांगशुन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें उसके सामने मौजूद शानदार भ्रम पर टिकी थी। उसने धीरे से पूछा, जियाओचान, क्या तुम्हें लगता है कि तियानफांग शहर नाम ज्यादा अच्छा लगता है या सोजियांग शहर ज्यादा सही है? जियाओचान ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराई। योर ऑनर, बेशक सोजियांग शहर ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मुस्कान फेंकी पड़ने से पहले ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। एक तेज फेफड़े फाड़ देने वाली खांसी गूंजी। खांसी, खांसी। सांसें ठीक से न चलने पर जियांगशुन घबराकर चिल्लाया और उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। उसका शरीर अब बहुत कमजोर हो गया था। आंखों पर खून के निशान थे, थका हुआ जैसे अनगिनत जन्मों का बोझ उठाए हुए हो। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, धीरे से लेकिन दुख से भरा हुआ बोला, जियाओचान, अगर तुम सच में अब और नहीं रुक सकती तो बस मेरे कंधे पर झुक जाओ। उसने अपने होंठ खोले और धीरे से सिर हिलाया, एक हाथ से उसे कसकर पकड़े हुए और दूसरा ऊपर उठाए हुए। एक सुनहरी तलवार तुरंत खाली जगह में जम गई। उसकी धातु जैसी रोशनी किस्मत की धार की तरह चमकदार और ठंडी थी। नीचे की दुनिया को देखते हुए उसकी आंखें अचानक बर्फीली ठंडी हो गईं। उसकी आवाज़ आखिरी फैसले की तरह पीली थी। अगर सोजियांग शहर खत्म हो गया है तो इस जगह का अब कोई वजूद नहीं है। अचानक जियांगशुन के हाथ में तलवार एक तेज चमक के साथ फूट पड़ी। उसकी आंखों में शक की एक झलक दिखाई दी और उसने धीमी आवाज में कहा, ब्लेड का इरादा तो मैं एक बार पीछे छोड़ आया था। क्या इसे जियांगशुन जी ने जगाया होगा? उसी पल पागलपन वापस आ गया। हर इंसान की तस्वीरें उसके दिमाग में साफ साफ चमकने लगी, बहुत साफ। उसके चेहरे की बनावट, मुस्कान, सब कुछ इतना साफ था जैसे वे ठीक उसके सामने हों। उसके होंठ थोड़े कांपे और सोचा, कितने यादगार हैं। अफसोस वे सब धूल में मिल गए हैं। बड़ी गर्मी आ गई है। जो बचे थे वो या तो गुलाम बना लिए गए या दूसरे धर्म के कबीलों की सेवा करने वाले शिकारी कुत्ते बन गए। आखिर में ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही बचा हूँ, अकेले विरोध में। जियांगशुन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी नज़र धुंधली थी, जैसे धुंध में डूबी हुई हो। फिर शांति से तलवार से वार किया। तलवार की रोशनी एक तूफान में बदल गई, जो आसमान में तेजी से फैलकर सब कुछ बहा ले गई। तेज और ठंडा, दुखद फिर भी अकेला, हर इंच जगह में गूंज रहा था। अफसोस, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सकूंगा, उसने सोचा। तलवार का रास्ता हवा और बादलों को चीरता हुआ बिना रुके आगे बढ़ रहा था। वो बस शांति से उसे जाते हुए देख रहा था। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी शानदार गर्मियों में अभी भी शांति मिलेगी। पलक झपकते ही उसके सामने का शानदार नज़ारा ढह गया।
बड़ा किला तुरंत धूल और रेत में दबे खंडहर में बदल गया। अफरा तफरी से एक खून जमा देने वाली चीख निकली जिसमें गुस्सा और दुख का मिश्रण था। सम्राट, तुमने हमारे पुराने अमर वंश के पूरे किले को नष्ट करने की हिम्मत की। क्षितिज और समुद्र के पार मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने की कसम खाता हूँ। जियांगशुन, तुम एहसान फरामोश कुत्ते। चीख से आसमान हिल गया, लेकिन जियांगशुन बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसकी आंखें ठंडी थीं, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। चुपचाप जियाओचान को गले लगा रहा था। उसने नीचे बड़े बड़े खंडहरों को देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उसने सिर झुकाया और धीरे से फुसफुसाया, जियाओचान, चलो। उसकी बाहों में कमजोर लड़की थोड़ी कांप गई। उसका रंग फीका था, लेकिन उसकी आंखें भरोसे से भरी थीं। वो हल्की सी मुस्कुराई। उसके दिमाग में एक याद कौंधी। उस दिन जियाओचान ने एक बार खुशी भरी आंखों से जियांगशुन को देखा। मेरे मालिक, आप मुझे ढूंढने आए हैं। वो जोर से मुस्कुराया, अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली के ऊपर 3 चमकते कांच के टुकड़े मंडरा रहे थे, जो समय के गीत की तरह गूंज रहे थे। हाँ, समय के सभी टुकड़े पूरे हो गए हैं। अब से तुम स्वर्ग का जीवन अमृत पा सकते हो। जैसे ही शब्द खत्म हुए, उसने एक बड़ी रचना की। उसके साथ स्वर्गीय शक्ति एक नीली रोशनी बहती हुई धारा की तरह उमड़ी, सीधे जियाओ चैन के शरीर में बह रही थी, हर मेरिडियन को ट्रेस कर रही थी। खाली जगह में एक ठंडी आवाज गूंजी, दिव्य एवोल्यूशन बैंड चेकिंग। चेक पूरा हुआ। हल्की रोशनी एक पुरानी धारा जैसी लग रही थी, उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई, फिर उसके माथे पर इकट्ठा होकर एक रहस्यमयी निशान बना रही थी। सही हालात, स्वर्ग की जीवन दवा एक्टिवेट हो रही थी। एक पल बाद जियाओ चैन को वजन कम महसूस हुआ। उसका शरीर एक ताजगी भरे एहसास से भर गया, जैसे कोई दिव्य झरना उसके अंगों से बह रहा हो। पूरे लोक में एक गूंजती हुई आवाज गूंजी, डिंग। वसंत और पतझड़ की रोशनी और आवाज, भाग्य का तालमेल का दौर, स्वर्ग की दवा पूरी हुई। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें